अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। हमेशा की तरह एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम आ चुके हैं और आज का जो हमारा मौजू रहने वाला है वो बहुत ही ट्रेंडिंग जाने वाला है, क्योंकि ये वो मौजू है जिस पे हर कोई बात करना चाहता है। एंटरप्रेन्योरशिप की तो हम बात करते हैं, नए बिजनेसेस की तो बात करते हैं। हमें लगता है कि 2019 के बाद बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट हुए, बहुत सारे कारोबार लोगों ने करना शुरू कर दिए। हर जगह पर हम देखते हैं कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर होता है, चाहे वो यंग है या किसी भी एज का है, टीन है। हम देखते हैं कि कारोबार स्टार्ट बहुत होते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो नाकाम क्यों होते हैं? बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपनी नाकामी की कोई वजह नहीं ढूंढ पाते और उस नाकामी के बाद वो कामयाब हो सकते हैं ये भी नहीं जानते। लेकिन हम आज के शो में यही डिस्कस करेंगे कि कारोबार में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, कौन सी गलतियां होती हैं या फिर हम निगलेक्ट कर जाते हैं चीज़ों को जहां पर हमारा कारोबार नाकाम होता है। और अगर हम कभी ना कभी ज़िंदगी में कोई भी इंसान नाकामी का शिकार हो जाता है तो फिर उसको हम कामयाबी की तरफ किस तरह से लेकर आ सकते हैं, ये सब कुछ हम आज के गेस्ट से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया। आज के जो गेस्ट हैं मेरे बड़े पुराने दोस्तों में और बड़ा मेरा इनके साथ एक याराना है कह लीजिए, और सबसे बढ़ के मेरे होम टाउन से इनका ताल्लुक़ है, गुजरात से ताल्लुक़ है। और गिलानी साहब के साथ बहुत सी यादें ज़िंदगी की और इनकी बड़ी मेहरबानी इनायत है। कल से हम इकट्ठे हैं, बहुत सा टाइम हमें गप लगाने का, एक दूसरे को जानने का, समझने का, शेयरिंग का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज़ जो है बड़ी यूनिक है। पाकिस्तान में ये जो टर्म है ना कि कोई क्राइसिस में चला गया इदारा, उसको रेस्क्यू कैसे करना है, किसी का कोई चैलेंज है, उस बिजनेस चैलेंज को किस तरह से हैंडल करना है, एक थर्ड पार्टी चाहिए होती है, एक ऐसा बंदा चाहिए होता है, एक ऐसा ग्रुप चाहिए होता है, एक ऐसा एडवाइज़र चाहिए होता है जो बड़ा रैशनली आपको प्लान बताए कि अब ये इमारत गिरने लगी है या मुश्किल का शिकार हैं या कर्जे बड़े चढ़ गए हैं या फिर आपके पीछे दुनिया लग गई और डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो उन हालात में आपने क्या करना है। तो आज गिलानी साहब से ये सब चीज़ें जानेंगे। सबसे बढ़ के ये बड़े एक इनोवेटिव वे में मार्केटिंग के आइडियाज़ को डिस्कस करते रहते हैं और प्रैक्टिकली काम करने वाले इंसान हैं। इसके साथ साथ गुजरात में भी कई ऐसे इनके प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी बड़ी धूम मची हुई है, उनके बारे में भी कुछ जानेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है और अपने गेस्ट से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ कलीम गिलानी साहब मौजूद हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ बिजनेस एडवाइजर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जी वेलकम, थैंक यू मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब आपने कल से काफ़ी टाइम दिया और खुसूसन आज की जो निशस्त है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है एंड इट्स प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। मैं चाहूँगी सबसे पहले तो आप हमें एक कोर रीज़न बताएं कि कारोबार फ्लॉप क्यों होते हैं, कारोबार में नुकसान या नाकामी किन लोगों को फेस करनी पड़ती है और उसकी बेसिक वजह क्या है? अगर मैं एक लफ्ज़ में कहूँ तो उसका नाम है मिसमैनेजमेंट। और अगर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया जाए तो उसमें 5-6 मेन रीजंस हैं। हायरिंग अक्सर औकात पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है कि मेरिट पर की जाए। हम अक्सर औकात मामा चाचा पुफी सारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं, बट उन लोगों को इंगेज करने की कोशिश करते हैं जो हमें नज़र आ रहे थे, तो हम फाइंडिंग की कोशिश नहीं करते, अच्छा एचआर हम लोग तलाश नहीं करते। सेकेंडली हम अच्छा एचआर ग्रूम नहीं करते अपने काम के अंदर, उनकी ट्रेनिंग्स करते नहीं, अपने टेक्निकल भी और जो उनकी मोटिवेशनल ट्रेनिंग है हम उस तरह से कर नहीं पाते। सही। तो नतीजतन एक तो एचआर का ड्रॉबैक आता है, दूसरा ड्रॉबैक आता है हमारे पास कोई बिजनेस की ट्रेनिंग उस तरह से नहीं है। अब जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, पैसा है, वो उन्होंने 50 साल में एक काम सीखा तो वो सेठ बन गए, फैक्ट्री भी बना ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन हर बंदे के पास 50 साल है नहीं। एक नौजवान के पास यूनिवर्सिटी के बाद मुश्किल से 2-4 साल है जिसमें उसने खड़े होना है। सो अब होता यह है कि बिजनेस ट्रेनिंग ना होने की वजह से भी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ना होने की वजह से जब हम बिजनेसेस करते हैं तो उसमें फ्लॉप हो जाते हैं। तो जितने भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट रेस्क्यू किए हैं इत्तेफाक से वो सारे रियल एस्टेट के थे और सब में कॉमन चीज़ें हैं। मुझे कोई चीज़ कभी किसी में नई नज़र नहीं आई जिनमें ये वन ऑफ जैसे मिसमैनेजमेंट, मिस प्लानिंग है, गलत हायरिंग है, फिर कॉस्ट कटिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। अच्छा जी। कि हम अक्सर कॉस्ट कंट्रोल की बजाय कॉस्ट कटिंग शुरू कर देते हैं। कॉस्ट कटिंग क्या है बेसिकली? यानी आपने थोड़े लोगों से ज़्यादा काम करवाने की कोशिश करेंगे, बंदे निकालने शुरू कर दिए। मसलन मैं एग्जांपल अगर ये दूं तो आज भी आप किसी मल्टीनेशनल ब्रांड फूड चेन में चले जाएं तो एक बंदा भी होगा तो एयर कंडीशन चल रहा होगा, लेकिन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो वो चलाएंगे उस वक्त जब आप लोग जाके बैठेंगे। नतीजतन आपको एक भी पाकिस्तानी चेन उस तरह की नहीं मिलती, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ आना शुरू हो गई हैं। तो ये कुछ बेसिक रीज़न है। और फाइनेंशियल कंट्रोल्स, हमने फाइनेंशियल कंट्रोल्स में देखा कि लोग बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। तो अगर आपके पास अच्छे फाइनेंस के लोग नहीं हैं तो आप बिजनेस को सोचे भी ना। अच्छा, यानी आपके पास पहले टीम पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, जो फाइनेंशियल मैटर्स को देख सके। एग्जैक्टली। अब साइज टीम देखें, जो कंपोनेंट है बिजनेस के वो 5-6 पक्के हैं। एचआर अच्छा होना,
फाइनेंशियल कंट्रोल होना, प्रोडक्ट के ऊपर ग्रिप होना, और सेल्स और मार्केटिंग का आपके पास डेडिकेटेड बजट होना। और सेल्स मार्केटिंग में मैं बताऊं, जो मैंने बिजनेसेस जितने देखे हैं, शायद ये अक्सर औकात काम बहुत अच्छा चल रहा है तो उससे पूछें यार मार्केटिंग क्यों नहीं करते, वो कहता काम ही बहुत अच्छा है। मैं क्यों खर्च करूं? अक्सर बड़े ब्रांड्स अभी भी मार्केटिंग की तरफ नहीं आते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक किसी का नहीं चल रहा, उससे पूछे मार्केटिंग क्यों नहीं करते, वो कहता है पहले ही कख नहीं रहा, हो मैं पहले कुछ नहीं बच रहा, मैं क्या करूं। बिल्कुल सही। तो बेसिकली हम उस चीज को, उसका एक जो इंपॉर्टेंट हेड है, हम वो एलिमेंट्स मिस कर देते हैं, क्योंकि जो नतीजे दिखता है में वो प्रोजेक्ट बिकता फ्लॉप है। होते हैं। ठीक है जी। क्योंकि वो जो दिखता है वो बिकता है, और जब दिखाई कुछ नहीं रहे हैं, मार्केट ही नहीं कुछ कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है क्या बिकेगा या अब क्या मार्केटिंग के अंदर फिर एक्यूरेट मार्केटिंग होना बहुत जरूरी है, रेलेवेंट और accurate, रेलिवेंट ये होना, बड़ी टारगेट important मार्केट होना, आपका कंटेंट का ठीक होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आज के दौर में कामयाब रह रहे हैं? मतलब 2025 की अगर बात की जाए, अगर किसी ने नया कारोबार स्टार्ट करना है, तो वो कौन से ऐसे कारोबार हैं जिनको आप सजेस्ट करेंगे एज बिजनेस एडवाइजर कि ये सक्सेसफुल रहने वाले आने वाली डिकेड्स में? अच्छा, मुझे ये लगता है दुनिया के तमाम बिजनेसेस ठीक हैं। अच्छा, किसी का साइज छोटा नहीं है, किसी का बड़ा नहीं है। यानी मैं एक, अगर आपको एग्जांपल दूं, तो आप सबसे छोटी इंडस्ट्री होगी ये पैकेजिंग की, कि आप अखबार लेते हैं, काटते हैं, उसका लिफाफा बनाते हैं, और बड़ी इंडस्ट्री में आ जाएंगे जहाज बनाना। तो ये सारे के सारे बिजनेस ठीक हैं। बात यह है कि आप डेडिकेशन के साथ कौन सा बिजनेस करते हैं। पैकेजिंग की अगर मैं मिसाल दूं, तो अगर वो अखबार बनाने वाला बंदा था जो अखबार की रद्दी लेके काट के वो लिफाफे बना रहा था, तो आज उनकी पैकेजिंग फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। इसका मतलब ग्रोथ तो हर चीज में है। बिल्कुल ठीक है। डिपेंड ये करता है कि आप उसके ऊपर फोकस कितना कर रहे हैं, आपकी R&D कितनी अच्छी है, और आप उसके ऊपर अपना जो रिसर्च वर्क है या आपका जो अपना डेडिकेशन है उसके ऊपर कितनी ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। हर बिजनेस ठीक है मेरे ख्याल में। यानी आप एडवाइस करते हैं बस काम करें, लेकिन नीयत से करें और अच्छी टीम के साथ मैं अपने करें। बारे में एग्जांपल देता हूँ, आज मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ अपनी टीम को कि मुझे अब टमाटर बेचने पे लगा दें, मैं उनको भी ब्रांड करके बेच दूंगा। क्या बात है, ये बड़ी और अहम चीज़ बेसिक है। मार्केटिंग यही बिल्कुल होती सही है। बात है। दैट्स ट्रू। वो भी आपको 1 लाख के टमाटर ब्रांड के साथ पूरे पाकिस्तान में मिल जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा, इन्होंने शाह साहब एक बात की कि आपको मार्केट करना आना चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तान में ब्रांड्स ऐसे हैं जो अभी भी मार्केटिंग को इस तरह से सीरियसली नहीं लेते हैं, ई कॉम पे भी नहीं आए होते हैं। उनको लगता है कि हमारी जो कोर कह लें एक हेरिटेज है, वो यही है कि हम जो बेसिक पैटर्न पे चलें उसी पे चलें, हम इनोवेशन कोई ना लेकर आए। और इनोवेशन के बगैर कोई भी कारोबार कैसा आप देखते हैं? अच्छा देखिए, इनोवेशन का मतलब क्या है, पहले तो ये देखें। आप ऐसा ना हो इनोवेशन के चक्कर में उसको जरूरत की चीज ही ना रहने दें। हाँ, रियल टेस्ट। मैं मिसाल आपको देता हूँ कि खाना दिखने में बड़ा कमाल लग रहा है और खाया नहीं जा रहा, ऐसा हो जाता है। कपड़े फैशन के तौर पे बड़े कमाल है, लेकिन है सर्दी और ठंड से आप बच नहीं पा रहे। या फैशन के तौर पे आपने पहन ली है, दिखने में आप कह रहे हैं जी मैंने बड़े महंगे कपड़े पहने हैं, और शदीद गर्मी में पसीने छूट गए। आप समझ रहे हैं? तो आपने किसी भी चीज को जितना मर्जी आप इनोवेटिव करें, क्रिएटिव करें, उसके साथ साथ ये जरूर देखें कि वो उस जरूरत को पूरा कर रहे हैं। यानी जरूरत बुनियादी तौर पे दुनिया में सारी की सारी प्रोग्रेस जरूरत की वजह से, जो आज की जरूरत है। मसलन इस वक्त आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट, किसी जगह आप जा कहते हैं वाईफाई चाहिए, ये जरूरत है आपकी। आप कहते हैं कि जी रेस्टोरेंट होटल वो अच्छा है जहाँ कपड़े प्रेस हो सके जी, अपने होटल की बात मैं स्पेशली करूँ। आप कहते हैं जी रेस्टोरेंट वो अच्छा है जो कम से कम फीडबैक लें कि यार ये खाना अच्छा है, ये खाना अच्छा नहीं है, खाना तक ये नहीं खाना। फिर आप देखें कि दुनिया में ये जो सारी पॉलिसीज बनी है बिजनेस की, कस्टमर्स के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स बनी है, बिल्कुल सही, उनके फीडबैक के सिस्टम्स हैं, कस्टमर्स को इंगेज कैसे करना है, एथिकल वेज क्या है। ऐसा ना हो कोई ऐसी टेक्निक हो जिससे बिक जाए, वक्ती तौर पे एक स्पाइक आए, बड़ा तेजी के साथ चीजें बिक जाएं, लेकिन बाद में गले पड़ जाएं, कस्टमर हैंडलिंग ना हो, हैंडल ही ना वो कर सकें। ये सब चीजों को कहीं ना कहीं डिस्कस किया जाता है। अच्छा, मैं गिलानी साहब से सवाल एक पूछना चाहूंगा कि एक बड़ा डायलमा है ये हमारी रियल स्टेट इंडस्ट्री में भी है, बिजनेस कम्युनिटी में भी है, पैसा कमाने वालों के साथ बड़ी दुनिया ऐसी है, क्योंकि अब एक ना स्पीड भी तेज हुई है दुनिया में। एक ये पहली बार हुआ है दुनिया के पिछले 15-20 सालों में देखा जाए, बड़ा तेजी के साथ पैसा लोग कमा लेते हैं। पहले हमारे जहन में सेठ का जो वर्ड था ना, वो कोई एजेड बंदा जिसके बाल ग्रे हो चुके हैं और जिंदगी गुजार चुका है, 50, 60, 70 साल उम्र है और उसके पास पैसा है, कुछ इस तरह का तासुर आता था। अब आपको यंग एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं जो मिलियन बिलियंस की बातें करने लग पड़ते हैं। अब ये पैसा कमाने वाले को ना कहीं वहम हो जाता है मुझे सारा कुछ पता है, बिल्कुल सही, मुझे किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रू, मुझे किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मुझे फीडबैक की जरूरत नहीं है, जो मैंने कह दिया। अच्छा, ये एक सेठ अप्रोच भी है। आप इदारों में देखें कुछ जगह सिस्टम्स हैं, उस सिस्टम के जरिए इदारे चलते हैं, और उस सिस्टम बनाने वालों को इनकरेज किया जाता है कि लोग आए, वो आगे सिस्टम बनाएं। कुछ इदारों में जो है वो सेठ की अप्रोच होती है कि इसको रख लो, इसको निकाल दो, ऐसे कर दो, जिसने जिस तरफ लगाया उस तरफ चल पड़े, कोई उसमें कुछ स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। और बाज़ औक़ात
जो एक बड़ा बंदा जो सिस्टम को लीड कर रहा होता है, जिसके पास पैसा भी होता है, उसको खुद क्लैरिटी नहीं होती। वो अपने आइडियाज को, अपने विजन को ट्रांसलेट करके, इजी करके अपनी टीम को समझा नहीं पा रहा होता कि अल्लाह के बंदो हमने सामने मिलकर जाना कहाँ पर है। तो ये जो सारे मसाइल हैं, आप क्या समझते हैं कि एक कारोबारी बंदे को एडवाइजर्स की, कंसल्टेंसी की, एक्सपर्ट्स की कितनी जरूरत होती है? एवरी टाइम, अच्छा, एवरी टाइम ज़रूरत है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर मैं वॉल्यूम में बात करूँ तो शायद बिलियंस में होंगे, लेकिन मैं शाह साहब के साथ हूँ कल से। सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ आपको जो ऐसे लोगों के अंदर बैठना कि जो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, जो फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो कि अपने स्टाफ के अंदर रहते हैं, दोस्तों की कमी हो जाती है, हर वक्त एम्प्लॉयज़ के अंदर रहते हैं, हमें उन्हीं की बातें सुनने को मिलती हैं और वही एक्सपोजर उनके पास होता है जो हमने दिया था। सो नया एक्सपोजर लेने के लिए आपको कोई नई जगह पे जाना पड़ेगा। वो आपके पास आजकल तो खैर यूट्यूब चैनल्स भी बेशुमार हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो है हम लोग उन चीज़ों को शायद पॉजिटिवली यूज़ नहीं करते। और जितनी समझ मैं समझता हूँ बिजनेसमैन को एक ओल्ड एज में जाके आती है चीज़ों की, वो यंग एज में आ नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। That's because of the experience. एक्सपीरियंस और वो क्राइसिस उसने देख लिए होते हैं या चैलेंजेस देख लिए होते हैं, तो मुझे क्लिक करेगी बात 1 मिनट के अंदर। मुझे टिप चाहिए, लेकिन जो यंग एज में बच्चा था उसको ट्रेनिंग चाहिए। बहुत आला बात, सही बात है। तो मुझे जब मैं होशियार साहब के साथ जितने सेशन हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ टिप्स मिलते हैं, तो वो मैं लेने के लिए अपने सारे काम छोड़ के इनके पास बैठा हूँ। मतलब बिजनेस में ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग समझते हैं कि एडवाइजर चाहिए आपको, मेंटोर चाहिए। मैं आपको एक बड़ी मजे की एक इन्फॉर्मेशन दूं, कुछ लोगों को पता होगी और ज्यादा को नहीं भी पता होगी। अमेरिका के प्रेसिडेंट के कितने एडवाइजर्स होते हैं? कुछ पर्सनल एडवाइजर्स होते हैं। अच्छा, यानी कुछ ऐसे एडवाइजर्स होते हैं जो कह लीजिए कोई पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं होते, कोई उसके ड्रेस को मैनेज कर रहा होता है, कोई उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को मैनेज कर रहा होता है। तो आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक वाकया हुआ जिसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट और यूक्रेन का जो था ना जी, वो भी प्रेसिडेंट मौजूद था और उसने उसको टॉन्ट किया कि तुमने ड्रेस कौन सा पहना हुआ है। हाँ जी। और उसको टारगेट किया। और ये वाकई सोचने वाली बात है। आपको याद है एक दफा हमने एक्सपर्ट भी बुलाए, हामिद सईद साहब, तो उन्होंने बताया कि किस मौके पे कैसे कपड़े पहनने और आप किस तरह ज्यादा पावरफुल लग सकते हैं। आज सुबह मैं क्लास पढ़ा के आ रहा हूँ, गिलानी साहब साथ है, तो मैंने इन्हें बताया कि मैं पहली दफा हुआ है कि ब्यूरोक्रेट्स की क्लास पढ़ा के आ रहा हूँ और मैंने शलवार कमीज वेस्ट कोट पहनी हुई है। मैं इसको बड़ा लाइक करता हूँ, पाकिस्तानी लिबास है, लेकिन अमूमन ऑफिसर्स की क्लास में प्रॉपर सूटिंग, टाई और आपने सूट पूरा पहना होता है एक ऑफिसर लुक के लिए, क्योंकि आपका सिर्फ कंटेंट नहीं बिक रहा होता बल्कि आपकी जो कह लीजिए पर्सनालिटी वो भी बिकती है। उसमें भी एक रोल मॉडल होते हैं, रोल मॉडल के तौर पे आप होते हैं। सो दुनिया में अमेरिका के प्रेसिडेंट्स को एडवाइजर चाहिए। उनको टॉनी रॉबिन्स गाइड करता है, वो उनकी मेटा मॉडलिंग करता है, उनके माइंड को बताता है कि आपने ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, किसी क्राइसिस की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो हम जो है एज अ नेशन, क्या हमें सीखने का मिजाज नहीं है? क्या ईगो ज्यादा है? क्या हमें वहम बड़ा बड़ा पैसा आ गया है? क्या हमें सारा कुछ पता है? बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही है जी। हम किसी गांव में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, किसी एज ग्रुप में भी हों, ये अनफॉर्चुनेट ये फोबिया जो है ये सब में पाया जाता है। क्योंकि हमें सीखने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए थी वो मिस हो गई है। आप अक्सर कहते होते हैं कि सीखना भी एक काम है, लर्न करना भी एक काम है। तो वो ट्रेनिंग हमारी शायद स्कूलिंग से स्टार्ट नहीं हुई। हम कॉन्फिडेंस देते देते शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। नतीजतन हम जब सीखना बंद कर देते हैं, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन है, चाहे वो जनरल अवेयरनेस है, तो उसके सीखने के लिए अब मैंने जितने भी अपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए हैं, मैं हमेशा जब डिज़ाइन कर रहा होता हूँ उस वक्त मैं यूरोप चला जाता हूँ। अच्छा जी। और यूरोप जाके मैं कभी सी साइड पर नहीं गया, मैं हमेशा मॉल्स के अंदर जाता हूँ। अच्छा जी। मुझे अभी भी, मैं लास्ट टाइम गया हूँ तो मुझे दोस्तों ने पूछा कहाँ जाएंगे जी, आपको खाना किधर खिलाएं, घुमाएं फिराएं। मैंने कहा जी मुझे किसी मॉल में ले जाओ। अच्छा, आप मॉल्स को प्रेफर करते हैं? मेरी प्रोडक्ट वो है। अच्छा, यानी आप वहां पर जा आइडियाज मिलेंगे, मुझे आइडियाज मिलेंगे जो नए। फिर मैंने उनको कहा, मुझे कहते हैं कौन से में लेके जाएं? मैंने कहा जो सबसे नया बना हुआ है, फर्ज करें बार्सिलोना में सबसे जो आखिरी बना था वो ले जाएं। इसका मतलब जो आखिरी बना था उसके आइडियाज अगले 25 साल 50 साल के लिए हैं। क्या बात है। और उसमें दुनिया के बेस्ट जो डिजाइनर्स होंगे उन्होंने काम किया होगा। बिल्कुल। तो वाई नॉट कि मैं उस जगह को विजिट करूं जो मुझे चाहिए, अदर देन क्या मैं अपने घूमने फिरने के लिए सी साइड पे चला गया हूँ या ऐसी जगह पे जाके मैंने टाइम ज़ाया कर दिया है। सो ये जो टेक्निकल एजुकेशन है ये आप उस मंडी से जाके ले सकते हैं जिसका आप काम करते हैं।
तो मैं तो अपनी प्रैक्टिस तो मेरी एटलीस्ट यही है। मतलब आपको और बाकी अपनी लोगों को मैं एक ये पर्सनल स्पेस में तो आप चलें, हर जगह पे एंटरटेनमेंट के लिए आप अपनी चीज़ों को ग्रूम करते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको प्रोफेशनली भी बहुत इंटैक्ट रहना चाहिए कि आपका बेसिक गोल क्या है। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के बगैर जो कारोबार शुरू होते हैं, अक्सर मुझे तो लगता है कि ये स्कैम्स होते हैं, लेकिन कई लोगों की लक्स होती भी हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज यू आर अ बिजनेस एडवाइज़र, क्या इन्वेस्टमेंट के बगैर जो कारोबार किए जाते हैं क्या ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, या ये एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये सिर्फ एक मार्केटिंग का वो बनाया हुआ है? मेरा ये ख्याल है इस बारे में जी कि जो बिजनेस है ये पैसा कमाने का नाम है, ये लगाने का नाम नहीं है। यानी विदाउट इन्वेस्टमेंट आप स्टार्टअप कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, किसी बंदे के पास, ये स्पेशली उन लोगों की लिए बात कर रहा हूँ जिनके पास पैसे नहीं है। आइडियल सिनेरियो ये है कि आपके पास पैसे भी हैं और स्किल भी है, सही जी। ये मोर देन आइडियल सिचुएशन है। सही लेकिन एक ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो अपना स्टार्टअप कैसे करें? सेल्स दुनिया का वाहिद ऐसा काम है जो जॉब के साथ साथ बिजनेस भी है, क्योंकि आपके पास कोई कैप नहीं है उसके अंदर, आप किसी भी एक चीज की सेल उठा लें, और सेल्स के लोगों की डिमांड इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर सेल्स को एज अ जॉब आप करेंगे तो आप उसमें फेलियर में जाएंगे। क्योंकि सेल्स को एज अ बिजनेस करें। एग्जांपल मैं ये देता हूँ, आज आप किसी एक फैक्ट्री के पास चले जाएं और उसको बताएं कि मैंने आपका माल सेल करना है, तो आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है, ना ये जॉब है ना ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। कमीशन बेस्ड समथिंग, कमीशन बेस्ड आप कर सकते हैं। ये तो वो बिजनेस है कि जो आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। यानी ये वो वाला बिजनेस है जिसमें आप सेल्स के थ्रू अपनी मार्केट भी कर सकते हैं और जाहिर अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्वर्सेशन हमारी यहीं से जारी रहेगी। मेरी बात कासिम अली शाह पे एक ब्रेक का टाइम हुआ, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे गिलानी साहब से कि किस तरह से हम मार्केट कर सकते हैं बिज़नेस को, बिज़नेस की एक्सपर्टीज़ जो है उनकी, उनसे एडवाइस ले रहे थे। लेकिन अभी उनकी कुछ रियल टाइम स्टोरीज़ भी हम जानते हैं कि इन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस, रियल इस्टेट के जो बिजनेसेस हैं गिलानी साहब, उसमें आपने अक्सर फ्लॉप प्रोजेक्ट्स भी लिए हैं और उसके बाद आपने उनको एक सक्सेस स्टोरी भी बनाया है। मैं चाहूँगी आप व्यूवर्स को बताएं दैट किस तरह से आप प्रोजेक्ट को एज अ फ्लॉप प्रोजेक्ट लेते हैं और उसके बाद उसको सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। ज़्यादातर जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं वो रियल एस्टेट में ही किए। इत्तेफाक से हम लोग 2016 से काम कर रहे हैं। उसमें कुछ हाउसिंग के प्रोजेक्ट थे, दो तीन इसमें कमर्शियल प्रोजेक्ट थे, और अभी रिसेंटली भी हम वज़ीराबाद में एक हाउसिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स थे जो ओनर्स के अपने होते हुए फ्लॉप हुए। अच्छा जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 साल 1.5 साल के अंदर उनको रिकवर किया। अभी लास्ट टाइम एक ओनर ने मुझे पूछा जी कि आप क्या करते हैं जो हमने नहीं किया, यानी आपकी यूनिक स्किल इसमें क्या थी? अच्छा, आपकी यूनिकनेस क्या थी? यूनिकनेस क्या थी कि Okay. प्रोजेक्ट हमने एज अ ओनर, कोई ओनर नहीं चाहेगा उसका बिजनेस फ्लॉप हो। बिल्कुल। और खासतौर पे रियल एस्टेट में फ्लॉप होया हुआ बिजनेस उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसकी रेपुटेशन लॉस हो जाती है। तो मुझे उन्होंने पूछा जी कि ऐसा आप क्या करेंगे या कर रहे हैं कि जिससे ये बिजनेस रीस्टोर हो रहा है? तो मैंने उनको कहा जी मैं वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ जो आपने की थी। कहते हैं जी वो कैसे? मैंने कहा आप देख लें, मैंने नया काम किया था। हाँ। वही मार्केटिंग आपने भी करनी है, होर्डिंग बोर्ड लगेंगे, डिजिटल मार्केटिंग होगी, तो ये सारी एक्टिविटीज़ वही हैं। स्टाफ रखेंगे, जिंदगी का स्टाफ होगा वो डेवलपमेंट करेगा। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है ना एक्सपर्टीज़ का और जो एक न्यू कमर का, वो वही फ़र्क है जो एक अच्छे डॉक्टर और एक एवरेज डॉक्टर में होता है। बिल्कुल ठीक है जी। उसके एग्जांपल्स मैं ये, बल्कि उनको भी मैंने यही दी कि भाई एक डॉक्टर ने सेम मेडिकल साइंस पढ़ी है, बिल्कुल, आप उससे मेडिसिन लेते हैं और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। सही जी, सही जी। सेम क्लास का दूसरा डॉक्टर, उससे आप ठीक हो जाते हैं, उससे मिलके ही ठीक हो जाते हैं। उससे मिलके ठीक हो जाते हैं, वो थोड़ी सी मेडिसिन लिखता है, ऐसे जी। और हो सकता है इत्तेफाक की बात आपको बताऊं मेडिसिन भी सेम हो, बिल्कुल ठीक है जी। सही जी। क्योंकि मेडिकल साइंस तो चेंज नहीं सही हुई, जी, बिल्कुल, सही जी। जो स्टोमिक की मेडिसिन है वही रहेंगी। हाँ जी, ऐसे ही जी। अब जो फर्क है ना दोनों में, वो है एक्यूरेसी का। तो सेम बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही है कि हम क्या तो देते हैं हमने मार्केटिंग की, क्वेश्चन इज दिस कि कैसे की, क्या उसमें एक्यूरेसी थी, क्या आपकी डाटा मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक थी, क्या आपकी सेल्स टीम बिल्कुल अच्छी थी, या आपने जस्ट स्पेंडिंग की है। तो स्पेंडिंग करना बिजनेस लॉस भी है, फाइनेंशियल लॉस भी है, और आपका अपना मोटिवेशनल लॉस भी है कि भाई सारा कुछ करके देख लिया नहीं चला। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी जब आपके पास नहीं है तो फिर जाहिर है आप तो इन्वेस्ट इसलिए हम वो सेम एक्टिविटीज करते हैं जो मार्केट में हो रही हैं, कोई जादू नहीं है। बस उसके अंदर एक्यूरेसी लेकर आना, उसके अंदर पंक्चुअल होना, और उसके अंदर उस काम को उस तरीके से करना कि जो होना चाहिए। ये ज्यादा जरूरी है। ये ज्यादा जरूरी है। मार्केटिंग जैसे होनी चाहिए वैसे हो, डेवलपमेंट जैसे होनी चाहिए वैसे हो, और उसके एक्सपर्ट्स लोग जो है, हम अपने एचआर के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरी टीम में मेरा एचआर है।
और मैंने आज तक कभी प्रोडक्ट पे काम नहीं किया। अच्छा। मतलब आज तक रियल एस्टेट के अंदर हमारी बिलियंस की सेल होगी, मैंने कभी एक प्रोडक्ट सेल नहीं की। मैं शायद 2 चीज़ों पे काम करता हूँ। अच्छा जी। नंबर 1 अपनी टीम पर, हाँ कि टीम की बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, बिल्कुल ठीक है। और नंबर 2 प्रोडक्ट को स्ट्रेंथन कैसे करना है। ठीक है जी। तो आप टीम को स्ट्रेंथन करें, टीम आपकी प्रोडक्ट को स्ट्रेंथन करेगी, प्रोडक्ट आपकी मार्केट को स्ट्रेंथन ऑब्वियसली करेगी। ऑटोमेटिकली सेल बड़ा होगा। खूबसूरत किया आपने, साइकिल इसमें मैं ये पूछना चाहूंगी, कुछ कभी कभी ऐसे होता है कि बिजनेसमैन से प्रेशर जो है उसको मैनेज नहीं किया जा रहा होता, जो दबाव होता है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, वो हर बराहट में कह लें या फिर किसी भी एक दबाव में आके अचानक जज्बाती फैसले बहुत सारे लोग ले लेते हैं और बाद में वो रिग्रेट करते हैं। सो हाउ कैन समबडी मैनेज दैट एज अ सीईओ? अगर मैं पूछूं कि अगर एज अ सीईओ किसी को अपने आप को, अपने जज्बात को कंट्रोल रखते हुए अपने बिजनेस को प्रैक्टिकली देखना है इन द लॉन्गर रन, तो उसको कौन सी ऐसी कह लें कि कोई इकदामात करने चाहिए? जो होते हैं ना जी पैनिक डिसीजंस, पैनिक डिसीजन आपके उस वक्त होते हैं जब आप ओवर द नाइट डिसीजन करने की कोशिश करते हैं और आप टाइम पर डिसीजन नहीं करते, आपकी लैक ऑफ प्लानिंग होती है। कि जो डिसीजन, जो काम आपने 2 माह के बाद करने थे, अगर उसकी प्लानिंग आप आज करेंगे, उसका बजट एलोकेट आज करेंगे, उसके सेल्स टारगेट आज आप बनाएंगे, तो फिर कभी भी आपके ऊपर ना पैनिक आएगी ना पैनिक डिसीजन होगा। लेकिन जब ओवर द नाइट वो सारा प्रेशर आपके ऊपर आ गया है, पैसे मांगने वाले लोग दरवाजे के आगे खड़े हो गए हैं, तो आप खुद ब खुद अपनी चीजों को सस्ता बेचेंगे या बेकार में बेचेंगे, नतीजे आप अपनी मार्केट खराब करेंगे। बिल्कुल ठीक। जाहिर है, इट्स नॉट जस्ट यू, तो पैनिक डिसीजन के पीछे ये जो है मिस प्लानिंग का मेजर पार्ट है। शाह साहब, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पैनिक डिसीजंस जो हैं वो किसी इदारे को किस तरह से तबाह कर सकते हैं? अच्छा देखिए, बाज़ औक़ात बड़े बड़े कामयाब और मजबूत लोग जो है ना, उनसे हैंडल नहीं हो रहा होता। मैं ये कहता हूँ कि कभी कभी चलने की बजाय ना बैठ जाना चाहिए और बैठ के सोचना चाहिए हम जा किधर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। बहुत अच्छी बात। और बाज़ औक़ात आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल सिचुएशन से हट के डी अटैच होके फिर सोचना चाहिए क्या करना है। फिर बाज़ औक़ात आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए होता जो आपको ना थोड़ा सा झंझोड़े, जो आपको बताए कि यार आगे खतरा है। कि अन्नेवाह जो वर्ड है ना पंजाबी का, अन्नेवाह का मतलब ये है कि बंदा देखे बगैर चली जा रहा है। कि थोड़ा सा देखो यार, संभलो। जो स्टीफन कुए कहता है कि दुनिया के मौसर तरीन लोग कीप एंड इन योर माइंड, आप अपने अंजाम को सामने रख के कदम उठा रहे होते हैं। तो ये सारी जो स्ट्रेटजीज है ना जी, ये डॉक्टर साहब बड़ा मजबूत कर देती हैं। मैं अगेन ये रिपीट करूंगा, ये बड़ी गुड लक होती है कि आपको ये समझ आ जाए कि मेरे पास इतनी अकल नहीं है, मुझे सिलेक्शन ठीक कर लेनी है, मुझे एतबार करके और मोहब्बत करके उन लोगों को साथ शामिल कर लेना है जिनके पास मुझसे ज्यादा विजडम, मुझसे ज्यादा अकल है। व्हील इन्वेंट हो चुका है, दोबारा इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। अकबर बादशाह को बात समझ आ गई थी, उसने 9 रत्न रख लिए थे, 9 हीरे, अपने अपने शोबे के लेजेंड्स को उसने इकट्ठा किया। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ तानसेन की क्या जरूरत थी, सही। मैं कभी कभी सोचता हूँ बीरबल की क्या जरूरत थी। यानी इसमें कई ऐसे कैरेक्टर्स थे जो बड़े ज़हीन थे और बाज फनून लतीफ़ा के लोग थे, क्योंकि उसे पता था कि जो लाइफ है ना सर, वो सिर्फ एक ही तरह के लोगों के नहीं चाहिए सिर्फ कि आप सिर्फ ना अपने काम के हिसाब किताब वाले लोग सिर्फ साथ रख लें। उसने हर तरह की एक वैरायटी इकट्ठी की और अपने गिर्द इकट्ठा करके उनको साथ बिठा लिया और फिर क्या हुआ, एक पूरी गवर्नमेंट बन गई। तो आपको एडवाइजर्स, अपना ग्रुप और ऐसे लोगों की शदीद जरूरत होती है जो मुश्किल वक्त में आपको एडवाइस कर सकें जाना किधर। अच्छा, इसमें मैं शाह साहब की बात को अगर सेकंड करूं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने वाला हूं, मैंने आज तक जितने चैलेंजेस देखे हैं, यानी जो आप 2 माह 3 माह तक उसका कोई कंक्लूजन या उसका कोई डिसीजन नहीं कर पाते कि ये है क्या, इसका सोल्यूशन क्या होगा, वो शायद ही सिर्फ 15 मिनट में ठीक हुए हैं। अच्छा, सही जी। 15 मिनट में। अच्छा, वो 15 मिनट कौन से थे? ठीक है जी, हम दुआएं भी करते रहे, हमने बाकी भी सारी एक्टिविटीज कर ली, सही, लेकिन सोल्यूशन नहीं हुआ। वो 15 मिनट वो थे जब आपने अपने मोबाइल को बंद किया, आपने हर चीज को स्विच ऑफ किया, जो शाह साहब बात कर रहे थे कि आप सुकून से बैठ के सोचें, और 15 मिनट आपने उसको फोकस्ड बिल्कुल करके दिए। चूंकि प्रॉब्लम आपकी वजह से क्रिएटेड थे, आपकी मिसमैनेज की वजह से, तो फाइंडिंग भी आप ही बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक बात है, 100% एग्रीड जी। वो बाज़ औक़ात उस हालत में कोई आइडिया आ ही नहीं रहा होता जिस हालत में आप ढूंढ रहे होते हैं, आप प्रेशर में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी आला बात है, तो आपको कोई ऐसी सोच आ ही नहीं रही होती। डिसीजन होल्ड कर लेना चाहिए मेरे डिसीजन होल्ड करें और 15 मिनट के लिए अपने आप को बिल्कुल। अच्छा, ये 15 मिनट का कोई मंत्र है कि 15 मिनट नहीं, ये घंटा भी नहीं, या फिर हम कभी भी मतलब होता है ना कि मतलब अपने मेंटल स्टेट होती है, कोई एक आध दिन वेट कर ले, नहीं 15 मिनट ही वेट। मुझे ये लगता है कि जो आपके नॉर्मल जिंदगी के प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए 15 मिनट बहुत होते हैं सोचने के लिए, लेकिन बड़े फैसलों के लिए आपको थोड़ा टाइम लेना। हाँ, वो डिस्कशन में भी जा सकते हैं आप फिर उसके बाद,
लेकिन आपके अगर जो सेल्फ डिसीजंस हैं असल उसके में लिए 15 हमारा मिनट बेसिक काफी होते बुनियादी हैं। मसला ही ये है कि हम बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो बहुत सोच समझ के लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे हमारे डिसीजंस हैं ना वो अब्रप्टली कर लेते हैं और वही अफेक्ट करते हैं somehow बाज़ हमारे औक़ात बड़े वो कहते हैं। डिसीजंस को। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अगर एक ब्रांड की बात की जाए तो वो बड़ा ब्रांड कैसे बनता है, उसकी क्या खसूसियात होती हैं जो वो पहले से इंडिकेट कर रही होती है कि ये तो ब्रांड बड़ा ही बनेगा? अच्छा, यहाँ मैं बिजनेस के लोगों को और मार्केटिंग के लोगों की एक करेक्शन करना चाहता हूँ, जो मेरी फिलॉसफी है जी सर। वो ये है कि हम अक्सर औक़ात ब्रांड को समझते हैं जी कि इसके कलर एक जैसे हैं, इसके लोगों की शेप ये है, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, तो ये ब्रांड बिल्डिंग है। मेरे नज़दीक ब्रांड बिल्डिंग एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ है, आपकी कस्टमर सर्विसेज है। मैं अगर अपनी कंपनी को ब्रांड कहता हूँ तो मेरी जो स्ट्रेंथ है, मैंने आज तक किसी से अपने स्टाफ से ये नहीं पूछा कि आज के दिन में सेल कितनी हुई है, मैं ये पूछता हूँ आज के दिन में कंप्लेंट्स कितनी आई हैं। अच्छा, तो ब्रांड की एक्चुअली स्ट्रेंथ ये है कि वो अपने अगेंस्ट कंप्लेंट खड़ी नहीं होने देगा और वो कस्टमर सर्विसेज पे, कस्टमर केयर के ऊपर काम करेगा, फिर वो ब्रांड बनेगा। अब आप लॉट ऑफ एग्जांपल्स देख लें कि जहां पर छोटी छोटी दुकानें कि जिन रात को 4 बजे पाया लगाता बंदा और 5 बजे खत्म हो जाते हैं, एक्चुअली वो ब्रांड बन चुका हुआ है। सही। अब असल में सिर्फ उसको ब्रांड को ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा जैसे कि मल्टीनेशनल करती है। जरा थोड़ा सा इनोवेट करने की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी ऐड हो जाए, एक्सपैंड, टीम एक्सपैंड हो जाए। हाँ, लेकिन क्योंकि हम असल में वो trust ब्रांड नहीं बन चुका करते। है। ब्रांड बन चुका है वो। सही। अब फजे के पाए पे जाएंगे वो ब्रांड बन चुका हाँ है। जी, बिल्कुल सही। अब फलां हलीम पे जाएंगे वो ब्रांड बन चुका है। तो अब उसकी फ्रेंचाइज कैसे करनी है, आगे बिजनेस एक्सपेंशन कैसे होनी। लेकिन मेरे नजदीक ब्रांडिंग जो है वो मैं जो क्लियर करना चाह रहा था, ब्रांडिंग ब्रांड नहीं है, आपकी सर्विसेज, आपकी प्रोडक्ट, आपकी कमिटमेंट, एक्चुअली ये आपको ब्रांड बनाती है। बहुत आला, बढ़िया बिल्कुल बात। ऐसे ही है। और शाह साहब, अब जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में ही हमारे पास सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं है। बाहर हम देख लें तो छोटा सा अगर किसी ने पेंसिल भी बनाई है, किसी बच्चे ने भी अगर कोई ब्रांड स्टार्ट किया है, तो वो मार्केटिंग के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं रादर देन ऑन देयर प्रोडक्ट एज वेल। आप क्या समझते हैं कि ये मसाइल जो हैं फाइनेंशियल की पाकिस्तान में, ये दुनिया भर में जहाँ आप घूमते फिरते हैं, जाते हैं, आपको लगता है वहाँ पे भी है ये? यहाँ ना जी बिजनेस माइंडसेट को इनकरेज नहीं किया जाता। ये एक माइंडसेट का नाम है। एंटरप्रेन्योर होना एक माइंडसेट का नाम है, बिजनेसमैन होना एक माइंडसेट का नाम है। बदकिस्मती है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, बिजनेस पढ़ाने के बावजूद वो माइंडसेट नहीं दे पाता जिससे कारोबार होना है। मैं आपको इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल देता हूँ। बड़ी मेजॉरिटी बिजनेस करने वाली वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है दुनिया भर में, कोई ऐसा नहीं। अब ये जाके ट्रेंड आया है, थोड़ा डिग्रीज मिलनी शुरू हुई है, तो दुनिया में क्या कारोबार तब नहीं हो रहा था जब डिग्रीज नहीं थी? कल की बात है, डिग्रीज नहीं थी। आज से कुछ सौ साल पीछे जाइए सर, ये दुनिया का ना ये एजुकेशन सिस्टम था, ना ये डिग्रीज थी। व्यापार कारोबार तो तब भी हो रहा था, हजारों सालों से हो रहा था। वो कैसे हो रहा था? उस माइंडसेट से हो रहा था जिस माइंडसेट से कारोबार होते हैं, जिसमें कोई आइडिया जनरेट किया जाता है, जिसमें नीड देखी जाती है, जिसमें मार्केट को समझा जाता है, फिर उस मार्केट में हमने कहाँ फिट आना है, फिर कंपैरिजन करना है हमारा अगर प्रोडक्ट उसका यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग उसकी क्या है, फिर उस मार्केट में आने के बाद सस्टेनेबल कैसे होना है, फिर अपग्रेड वक्त के साथ साथ कैसे होना है, फिर किस तरह की ह्यूमन रिसोर्स तैयार करनी है। मैं चंद दिन पहले कई दोस्तों से बात करता रहता हूँ कि दुनिया में जितने लोग भी ग्रो किए हैं उन्हें समझ आ गई है इंसानों की अहमियत। उन्होंने टीम बनाई है और उस टीम का कमाल है कि वो टीम उठा के कहां से कहां लेकर चली गई है। बिल्कुल। तो उन्होंने थोड़ा नहीं देखा, शॉर्ट सी नहीं किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया है और वक्त पे छोड़ा है, सब्र किया है, एक मजबूत टीम बना के उसके बाद पूरी एम्पायर खड़ी कर ली। एग्जैक्टली। अक्सर जो हैं सीईओज वो यहीं पर लैक कर जाते हैं, एक पूरी टीम को ट्रेन करते हैं और उसके बाद जब टाइम आता है उस टीम से फ़ायदा लेने का, तब वो टीम नहीं रह पाती है। लेकिन इस कॉन्वर्सेशन को हम यहीं से दोबारा से जारी करेंगे। देखते रहिए मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ और हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस एडवाइजरी, मार्केटिंग की कौन सी गलतियां हैं जो हम बिजनेस को नाकाम बनाने की एक वजह बनती हैं, वो सब तो हम जान ही रहे हैं। लेकिन गिलानी साहब, कोई भी इंसान जब एक बार नाकाम हो जाता है, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम बात की करें तो हमें ऐसा लगता है अगर एक कारोबार ठप हो गया तो हमने उसको दोबारा से रीवैम्प नहीं करना, अब हमने कोई और ही कारोबार करना है क्योंकि ये कारोबार तो अब किसी काम का नहीं है। ये जो माइंडसेट है, इज इट एक्चुअली लाइक वर्कफुल या फिर ये हमने सिर्फ अपने लिए एक वो वहम बना लिए? एक्चुअली ये एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है कि जब बंदे का कारोबार फ्लॉप हुआ है या उसमें लॉसेस हुए हैं तो उसको छोड़ दे। हालांकि उसके बाद उसका टेक ऑफ का टाइम आता है। बिल्कुल जैसे हम कहते हैं जी फ्लॉप प्रोजेक्ट है, उसके बाद उसका टेक ऑफ का टाइम है। मैं तो बड़ी खुशी से लेता हूँ फ्लॉप प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मुझे आइडिया होता है कि अब इसका टेक ऑफ आना है। इसी तरह से बंदा जब क्राइसिस में जाता है तो उससे वो सीखता है। तो बेसिकली असल में उसकी जो ट्रेनिंग थी जो उसने पहले लेनी थी वो नहीं ली और उसने एक्सपेरिमेंट किया लाइव अपने प्रोजेक्ट के ऊपर या अपने काम के ऊपर।
अब जब उसने उसको सीख लिया, अब उसको छोड़ने जा रहा है, अच्छा। तो नतीजतन क्या होगा, वो नया करेगा, नया फिर फ्लॉप करेगा। उससे बेहतर है जो गलती की उसे सीख के उसे पहले रेक्टिफाई करे एंड देन बेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि अगर उसने उसमें लॉस भी कर लिया, उसने टाइम भी सर्व कर लिया, और इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। जितने लोग भी शादी चाइना जाते थे पहले, अब लाहौर में जाहिर है कि लोग जाते खुद ही हैं, सबने अब अपना स्टार्ट कर लिया। जितनी दफा भी ये चाइना गए हैं, जो बंदा पहली दफा गया वो लॉस करके आया है मेजॉरिटी ऑफ केसेस। हाँ बिल्कुल कि सही, कंटेनर लेके आया, प्रोक्योरमेंट का अंदाजा नहीं था, इंपोर्ट कैसे होगी, बिल्कुल सही, अब वो उस कंटेनर में उसने लॉस किया, लेकिन अगली पूरी जिंदगी उसने कमाया है। बिल्कुल ठीक। अगर वो छोड़ के तो यहाँ एक रिटेल की दुकान बना लेता, और वो भी वो बनाता जो उसने चीज इंपोर्ट ही नहीं कभी की। फर्स्ट लॉस ऑलवेज मेक्स यू द बॉस। पहली दफा गया था मोबाइल लेके आया, दूसरी दफा गया बल्ब ले आया, और तीसरी दफा आके इधर गारमेंट्स की शॉप बना दी है। तो वो तो तजर्बे पे तजर्बा करता जाएगा ना। ऐसे ही बिल्कुल है। सही जी। अच्छा शाह साहब, ये तजुर्बे से सीखना कितना जरूरी है, फेलियर को भी इनकरेज करना, फेलियर को एक्चुअली लोगों के साथ शेयर करना ताकि लोग भी इंस्पायर हो, कितना जरूरी है? क्योंकि हम ना अपनी फैमिली में ही मायूस हो जाते हैं, किसी को भी नहीं बता पाते हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ये एक अप्रोच है कि कुछ लोग फेलियर से सीखते हैं, लर्न करते हैं, एक मिजाज है, और ये मिजाज बड़ा अच्छा मिजाज है कि अपनी गलतियों से सीखा जाए। मैं आज भी सर भी मौजूद थे गिलानी साहब, तो वहाँ ऑफिसर से मैं बात कर रहा था। बड़ी गुड लक होती है कि आपकी जिंदगी में फीडबैक देने वाले लोग हों। बिल्कुल यहाँ आप ओपन टू या ओपन फॉर फीडबैक हो, आप कहें यार कोई मसला नहीं है, मुझे को बताए तो सही ना, और ऐसे मुखलिस दोस्त हों जो आपकी को तहकीर की निगाह से ना देखें, तजलील की ना करें, आपको इंसल्ट ना करें, तंज ना करें, बल्कि फीडबैक दें कि यार ये जो है ना हिस्सा ये इंप्रूव किया जा सके। बातचीत में बड़े कंफर्टेबल अंदाज में गपशप लगाते, चाय पीते, आपको कुछ कह सकते। अब मसला ये है कि हमने ऐसे लोग रहने नहीं दिए होते। हमारी ईगो इतनी हाई होती है कि हम कहते हैं कि यार वो बंदा ही ठीक नहीं है, हमें सारे के सारे जी हजूरी वाली चाहिए होते हैं। तो बड़ी खुशकिस्मती होती है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी इस्लाह कर सकते हैं, जो आपको बता सकते हैं कि इधर से बच जाएं, और ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। अमूमी तौर पे इस तरह के लोग कम पाए जाते हैं, लेकिन आपको अपनी फील्ड के एडवाइजर्स, एक्सपर्ट्स, मुखलस, एक वर्ड में बड़ा अहम बोलना चाहूंगा, कॉम्बिनेशन बताना चाहूंगा, इखलास और काम का आना, ये दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल। ऐसा ना हो इंतहाई को मुखलिस हो लेकिन उसके काम का पता ही ना हो, वो आपकी फील्ड को जानता ही ना हो, या फिर काम को जानता और मुखलिस ना हो। ये दोनों बड़े मुश्किल कॉम्बिनेशन है। बेहतर है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों, और ऐसे लोग बढ़ाएं प्लीज, जो आपके काम को भी समझें, आपकी नोयत को भी समझें, आपकी जात को भी समझें, आपकी जिंदगी के प्लस माइनस को, नोयत को समझते हुए फिर एडवाइस कर सकें। तो डेफिनेटली लोग मिल जाते हैं सोसाइटी में, चूंकि हर तरह के लोग हैं, और आप जिस तरह के लोग चाह रहे हैं आपको मिल जाते हैं। बस आपके अंदर तलब होनी चाहिए उनकी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है, मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एक्चुअली मिलती तो हमें वही है। अच्छा गिलानी साहब, जो नौजवान मतलब हमें आज देख रहे हैं, शो देख रहे हैं, अगर आप उनको कोई एडवाइस करना चाहें कि वो अगर कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो उनको इनिशियली लेने चाहिए बिफोर स्टेपिंग इनटू एनी बिजनेस? नंबर 1, किसी भी कारोबार की टेक्निकल लर्निंग, उस काम को सीखें। जब तक वो सीखते नहीं है, उसके अंदर रिस्क लेना ज़्यादा आपको लॉसेस दे सकता है। तो उसके अंदर उसकी जो R&D होती है, उसकी प्रोक्योरमेंट होती है कि कहाँ से। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे बच्चे वेबसाइट्स बनाते हैं और जो ई कॉमर्स में जा रहे हैं, आपने भी सुना होगा पाकिस्तान में ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा लोगों ने लॉस किया। ऐसे ही है जी। अच्छा, वो लॉस होने की असल में रीज़न क्या है? हाँ, असल में ई कॉमर्स में लॉस होने की रीज़न ये है, वो जो बच्चे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनको उस प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं था। लेट्स से उन्होंने घड़ी बेचनी है, जी जी, तो उनको पता ही नहीं है कि घड़ी की डिमांड कौन सी थी मार्केट में, और घड़ी मैंने कहाँ से कितने की कितनी सस्ती में खरीद सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके पास वो नॉलेज नहीं है। जब तक वो नॉलेज नहीं आएगी, वो अपनी प्रोक्योरमेंट अच्छी नहीं करेगा, परचेजिंग अच्छी नहीं करेगा, तब तक वो सेल अच्छी नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। तो नतीजा निकलता जी कि अब्बा जी ने पैसे दिए, हमने अमेज़न से स्टॉक खरीदा, फलां कंट्री में स्टॉक कर दिया, बाद में फंस गए। या एक वेबसाइट बनाई, कुछ बिजनेसमैनों के यहाँ पर एग्जांपल मौजूद है कि वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ही नहीं आ रही। अब उन्होंने क्या किया, जो बिजनेसमैनों को लॉस हो रहा है कि उनके पास नॉलेज भी था, प्रोडक्ट भी थी, एक्सपीरियंस भी था, 50 साल हो गए घड़ियों का काम करते हुए, बट ई कॉमर्स की नॉलेज नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही भी है। अब ई कॉमर्स के डिसीजन मेकर कौन बैठा हुआ है? जिसके पास 50 साल का एक्सपीरियंस भी है, पैसा भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, स्टॉक भी है, बट बजट स्पेंडिंग के लिए जो बच्चा बैठा हुआ है उसको बजट नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक है। चूंकि बाबा जी या शेख साहब या सेठ साहब कहते हैं कि यार क्या जरूरत है इसके ऊपर पैसा लगाने की, मेरी तो प्रोडक्ट ही बड़ी अच्छी है, लेकिन ई कॉमर्स बताते खुद स्पेंडिंग मांगता है, बिल्कुल फिर वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। डिजिटल मार्केटिंग होगी तो आपके पास क्लाइंट जाएगी, ट्रैफिक लैंड नहीं होगी, तो उसकी अपनी एक एरिया ऑफ एक्सपर्टी डिफरेंट है। तो एक आपकी लिए भी और बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन की बता दूं, जो हम गुजरात में मॉल बना रहे हैं,
इस वक्त लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, उसमें हमने इन दोनों चीज़ों को डॉक्टर साहब सिंक किया आपस में। अच्छा अच्छा जी। उसमें हमने ये किया है कि करीबन 170 कनाल पे वो मॉल है। अब उस मॉल में जो भी शॉप बनेगी हम सेम टाइम उसको ई कॉमर्स शॉप में भी कन्वर्ट करेंगे। अच्छा Very good. अच्छा, अब उसमें आइडिया ये है कि हम लोगों ने एक फ्लोर डेडिकेट कर दी है जो कि वर्क स्पेस होगी, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं, जो काम करना चाहते हैं, तो वो वहाँ पर आए, आके फ्री बैठें। अच्छा जी। अब उनके पास बेसिकली ना स्टॉक है ना उनके पास स्टॉक खरीदने का एक्सपीरियंस है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मॉल के अंदर एक रिटेलर है हाँ जिसके पास स्टॉक भी है, एक्सपीरियंस भी है, प्राइस का भी उसको पता है, मार्केट नीच का भी पता है। वो बिल्कुल उनसे ठीक बात। जो है वो training- वहीं से उनसे पिक्चर्स लेगा, ऊपर जाके बैठ के हमारी वेबसाइट के ऊपर या डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर या करेगा। डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको सेल करेगा। ओके बहुत आला। यानी So- लर्निंग जो है वो एक प्लेटफॉर्म उनको अब मिल गया है। होगा ये कि जो ई कॉमर्स वाला बच्चा था उसको एक जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ एक पूरा बिजनेस मिल गया जो उसने बैठ के करना है। नाउ इट्स देयर ओन और जो रिटेलर क्या था करें। उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू होगी। यानी इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, बट हैज वी रीचिंग टू एंड ऑफ द शो एज वेल, तो मैं चाहूंगी शाह साहब की जो बुक रिकमेंडेशन है वो हम ले लें। तो शाह साहब आज की क्या बुक जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्योंकि इख्तिताम पे हमने किताब को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। आज की जो किताब है काफिले दिल के चले, ये किताब जो है ये कह लीजिए कि इससे पहले भी इंतहाई मोहतरम जो अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब हैं उनकी किताब को हमने डिस्कस किया, वो भी बड़ी कमाल की किताब थी। ये किताब जो है जी काफिले दिल के चले, ये दरअसल उनका जो है ना जी हज उम्रा, वो सारे जो सफ़र हैं उनकी दास्तान है, और उसमें कई तरह के चैलेंज उनको आए, उस हवाले से सारी जो गुफ्तगू है चीज़ों को उन्होंने उनकी मेरा ख्याल है उनका पोता है जी एकान हसन कुरैशी, मेरी मुलाकात भी उससे हुई, उन्होंने बड़ा शानदार ये काम किया कि इस किताब को रेडी करके रख दिया। अब इस किताब पे जो तबसरा लिखने वाले हैं बड़े सनद समझता हूँ मैं, वो हैं जी मुजीबुर रहमान शामी साहब ने इस किताब पे तबसरा लिखा। माशाल्लाह। उसके साथ ही साथ जी हमारे उस्ताद मोहतरम अताउल्लाह कासमी साहब ने इस पे एक बड़ा शानदार तबसरा लिखा। जबरदस्त। ओरिया मकबूल जान साहब का बड़ा एक शानदार इस पे तबसरा है, और सबसे बढ़ के किताब की जो बैक साइड पे टाइटल की बैक साइड है वहाँ पर इंतहाई सीनियर हमारे जर्नलिस्ट सजाद मीर साहब का इस पे तबसरा है। तो ये किताब अब वैसे भी हज जाने वाला है और हज पे जाने वालों में हम भी शामिल हैं, तो हज पे जाने वालों को ये किताब काफिले दिल के चले, ये किताब ज़रूर ज़रूर पढ़नी चाहिए। ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, और गिलानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। मैं चाहूंगी जाने से पहले आपको वन लाइनर मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए, इंस्पायरिंग सीईओज के लिए जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। देखें मैं स्पेशली सीईओज़ के लिए आपने बोला है, तो अगर आप एज अ सीईओ काम कर रहे हैं और आप ऑनेस्ट हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप स्मार्ट वर्क को अंडरस्टैंड करते हैं, आप के कंपोनेंट पूरे हैं बिजनेस के, और आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑनेस्टीज, अगर आपके ये कंपोनेंट पूरे हैं और आप मेरिट पे काम करते हैं, तो ये कानून कुदरत के खिलाफ है कि आप ग्रो ना करें, आप कामयाब ना हो। ये हो नहीं सकता, क्योंकि आप अपने काम के अंदर भी लोगों की भलाई के लिए सोच रहे हैं, उनकी कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। शाह साहब आपका क्या मैसेज होगा? देखिए जी, मैं हमेशा कहूँगा कि एक तो गिलानी साहब को मिलके ये खुशी होती है, पुराने पुराने दोस्त अहबाब जिनके साथ बड़ी ज़िंदगी की यादें हैं। दूसरा, किसी भी शोबे में कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी टेक्निक्स को जानना चाहिए, बजाय उसके साथ हसद करने के। एक मनफी जज्बा जो सोसाइटी में पाया जाता है, तो ये बड़ी गुड लक होती है कि खैर के लोग, यही आदत गिलानी साहब में पाई जाती है, और यही हमने अच्छे लोगों बड़े लोगों से सीखी है कि खैर की बात जहाँ से मिले उसे सीखें, उसे आप अपनाएं, उस पर अमल करें और अच्छे नताइज दें। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका भी, और इसी नोट के साथ अपनी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। मेरी बात कासिम अली शाह को इसी तरह से देखते रहिए अल्लाह ने के बाद।